Hello and welcome the students of 9th Standard English Medium to my class of Social Science. And this is going to be the last lecture of our ongoing chapter number 9, Fundamental Rights, Fundamental Duties and Directive Principles of the State Policy. ठीक है, तो ये हमारा आखिरी लेक्चर रहेगा इस चैप्टर का, और जिसमें क्योंकि ऑलरेडी हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी पढ़ रहे हैं, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी टोटल मिला के 5 टाइप्स की है, जो ऑलरेडी आपको मालूम ही अगर आपने आगे का लेक्चर देखा होगा तो। ठीक है, तो ऑलरेडी जो फर्स्ट वन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग द इकोनॉमिक पॉलिसी, वो जो है हमने पढ़ लिया है। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड पॉलिसी, दैट इज द प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू सोशल पॉलिसी। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू सोशल पॉलिसी गवर्नमेंट का क्या होता है वो हमें पढ़ना है, और पेज नंबर 70 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, दैट्स वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम। ओके, सो प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू स्टेट पॉलिसी एक छोटा सा टॉपिक है, और लाइक टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 70 के ऊपर मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आप ध्यान रखिएगा, हाथ में पेंसिल भी रखिएगा। Weaker sections of the society, that is the scheduled caste, scheduled tribe and backward class, educational and economic rights to be conferred, which should be taken in concern by the state. तो हमारे देश में जो समाज व्यवस्था है वो कुछ इस तरह से है कि like the societies are divided, and among those divided societies we have some members of the society which belong to SC, that is scheduled caste, ST, that is scheduled tribe. There are other backward classes also जिसको हम OBC कहते हैं। तो ऐसे सोसाइटी का डिवीजन हुआ है। उसका मतलब यह नहीं कि वो बैकवर्ड है, सभी इंसान जो है वो सेम होते हैं, समान होते हैं, वो बात सही है। लेकिन पुरानी कुछ सोशल इविल्स की वजह से समाज में कुछ लोग ऐसे रह गए हैं जो कि इस नॉर्मल ट्रेंड में नहीं आ पाए, तो खास करके उनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनाई हैं, विच इज नोन एज प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू सोशल पॉलिसी। ठीक है, तो खास करके कुछ ऐसे मैटर्स हैं, स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं इन द मैटर्स ऑफ सोशल जस्टिस, मैरिज, इक्वल राइट्स एटसेट्रा। सो ये स्टेप्स लेने का जो पर्पस ये है, गवर्नमेंट को स्टेप्स ऐसे लेने चाहिए जिससे उनको सोशल जस्टिस मिल पाए और सोशल एक्सप्लॉयटेशन के सामने उनका रक्षण हो पाए। ठीक है, ये पर्पस है, और उसी पर्पस से गवर्नमेंट को उनका अपलिफ्टमेंट करना चाहिए, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ, यूनिफॉर्म सिविल कोड should be the concern for all the citizens of our country. अब सभी लोग समान तो है, ऐसा हम थियोरेटिकल लैंग्वेज में कह सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में सब लोग समान है ऐसा पुरवार करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लाना चाहिए। एक्चुअली ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, गवर्नमेंट के लिए ये कायदा लाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन ऐसा सुझाव है कि सबको इक्वल गिनना है, तो फिर ऐसा लॉ इंप्लीमेंट कर लो ताकि कोई ऊंच नीच का भेदभाव रख ही ना पाए चाहते हुए भी। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा प्रोविजन है, बहुत ही अच्छा एक सजेशन है जो गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से इंप्लीमेंट करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियसली कोई ऐसा सोशल डिवीजन जो है उसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। Okay, steps should be taken for social justice in matters of marriage, divorces, adoption, juvenile assets and properties by the state. कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं, सामाजिक इश्यूज, शादी ब्याह का इश्यू है, प्रॉपर्टी का इश्यू है, ठीक है, और डिवोर्स है, एडॉप्शन है, जुवेनाइल यानी कि जो 16 साल से नीचे की उम्र के जो टीनेजर्स और बच्चों की समस्याएं होते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो समस्याएं हैं, तो उनके बारे में या तो एसेट्स या तो प्रॉपर्टीज के बारे में कायदे जो है वो बहुत ही क्लियरली मेंशन होनी चाहिए स्टेट की पॉलिसी में।
Okay, so this was the guidelines given about which the principles are relating to the social policy in the constitution. Okay, फिर तीसरा है principles related to international and political policy. Okay, इंटरनेशनल क्षेत्र में, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय और राजकीय क्षेत्र में गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या होना चाहिए, उसके लिए भी गाइडलाइंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है. ठीक है, तो वो कौन कौन सी है वो वन बाय वन हम पढ़ेंगे, पॉइंट वाइज दिया गया है. नंबर 1, पंचायती राज शुड बी एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट. पंचायती राज स्टेट गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करना चाहिए. बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये रिकमेंडेशन है. ठीक है, क्योंकि आगे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आपको मालूम भी होगा कि हमारे देश में हजारों गांव हैं छोटे मोटे. तो हर एक गांव में अगर पंचायत जो है या ग्राम पंचायत एस्टैब्लिश की जाए, इंडिविजुअल हर एक गांव में, ठीक है, तो गांव की जो छोटी छोटी समस्याएं होती है जो गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचती है, ठीक है, वो समस्याएं गवर्नमेंट तक पहुंचना शुरू हो जाएगी. एंड देन आफ्टर द विलेज पीपल और दोज पीपल हु लिव इन द रिमोट एरियाज विल नॉट सफर एनी. उनको फिर बहुत ज्यादा समस्याएं उसका सामना नहीं करना पड़ेगा. अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वो तुरंत सॉल्व भी हो जाएगा. इसलिए पंचायती राज जो है उसकी जरूरत है. फॉर विच प्रॉपर लीडरशिप ऑफिसर्स एंड फाइनेंशियल एड शुड बी प्रोवाइडेड टू कंडक्ट द वर्क इन फ्री वे. ठीक है, अब पंचायती राज तो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन साथ में वहां पे लीडरशिप जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए. उसमें काम करने वाले जो ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो भी सक्षम होने चाहिए और उनको जितना जरूरी पड़ता है उतनी फाइनेंशियल हेल्प भी गवर्नमेंट को करनी चाहिए. तभी पंचायती राज जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है. ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है, द स्टेट शुड सेपरेट इट्स सर्विसेज फ्रॉम corporate mindedness and it should be in liberty so that judges can be impartial, fearless and courageous in rendering judgments. Okay, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि गवर्नमेंट को कॉर्पोरेट माइंडेडनेस वाले सिस्टम को अप्लाई नहीं करना चाहिए और सभी डिपार्टमेंट में इंडिपेंडेंस देना चाहिए ऑफिसर्स को. लेट्स से फॉर एग्जांपल जो जजेस हैं, ठीक है, कोर्ट में काम करने वाले जजेस, अगर उनको लिबर्टी दिया गया है, ठीक है, तो फिर वो ठीक से अपना जजमेंट इम्पार्शियल तरीके से दे पाएंगे. यानी कि गवर्नमेंट का कोई दबाव जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट्स के ऊपर नहीं होना चाहिए. अगर किसी ऑफिसर को वो डिपार्टमेंट असाइन कर दिया तो उसका मतलब ये है हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट खास करके कि उसके हाथ में सत्ता होनी चाहिए किस तरह से वो डिसीजन लें. ठीक है, तभी जाके इम्पार्शियल जजमेंट आ सकता है. अदरवाइज अनफॉर्चुनेटली अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है सभी एरिया में, ठीक है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर सभी एरिया में रहता है, अननेसेसरी इंटरफेरेंस, तो ये ऑफिसर्स है, कोर्ट के जजेस है, वो इम्पार्शियल जजमेंट नहीं दे पाएंगे. ठीक है, थर्ड वन इज the state should make attempt to maintain international peace and security, to establish fair relations between nations and to increase respect of international law. Okay, जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको अंतरराष्ट्रीय लेवल पे शांति बनाए रखने का कोशिश करना चाहिए. सभी देश अगर ऐसा करेंगे तो वर्ल्ड में शांति ही शांति रहेगी. तभी जाके सिक्योरिटी का माहौल भी रहेगा, क्योंकि देश में लाखों करोड़ों की संख्या में लोग रहते हैं, उनको शांति और सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है. कोई ऐसा नहीं चाहता है कि युद्ध हो, क्योंकि अगर युद्ध होता है तो सभी लोग खतरे में आ जाते हैं. जो आवश्यक चीजें होती है उसकी कमी रह जाती है, मान के जीना मुश्किल हो जाता है, सर्वाइवल का प्रॉब्लम हो जाता है, लाखों करोड़ों की जो प्रॉपर्टी है उसका नुकसान होता है, हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं, हजारों की संख्या में लोग इंजर्ड भी होते हैं. तो सबसे पहला कदम गवर्नमेंट को इस तरह से उठाना चाहिए कि उनकी पॉलिसी ऐसी ना ताकि शांति का भंग हो, ठीक है, और लाइक वर्ल्ड पीस जो है वो खतरे में आ जाए, उनके खुद की कंट्री के लोगों को समस्या आ जाए, ऐसा कोई स्टेप नहीं होना चाहिए. ठीक है, और सभी कंट्रीज अगर इस तरह से सोचेंगे
तो वर्ल्ड में ऑब्वियसली जो शांति का माहौल है वो बना रहेगा. ओके, एंड द नेक्स्ट वन, सिक्योरिटी, एंड देन देयर शुड बी सम फेयर रिलेशन बिटवीन द नेबरिंग कंट्रीज स्पेशली. ओके, ऐसा कंट्री जिसके आसपास बहुत सारे नेबर्स हैं. फॉर एग्जांपल इंडिया का अगर हम बात करेंगे तो इंडिया के बहुत सारे नेबर्स हैं. पाकिस्तान है, चाइना है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है. ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज के साथ जहां तक हो सके फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए. ठीक है, हालांकि ये बात भी सही है कि ताली जो है वो दो हाथ से बनती है, एक हाथ से नहीं बनती है. तो जितना एफर्ट हम लोग लगा रहे हैं उनको उतना सामने से भी होना चाहिए, वो बात भी सही. लेकिन एटलीस्ट हमारा तो एफर्ट रहना ही चाहिए जिसकी वजह से एटलीस्ट ऐसा एक्यूजेशन ना लगे कि हमारी वजह से रिलेशन खराब हुए. ठीक है, तो 50% तो हमारे हाथ में होता ही है वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने का, तो वो हमें डेफिनेटली करना चाहिए. ठीक है, नाउ द फोर्थ पॉलिसी इज प्रिंसिपल रिलेटेड टू एजुकेशन एंड कल्चरल पॉलिसी. ठीक है, आपको मैं बता दूं कि रिसेंटली हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने नई एजुकेशन पॉलिसी जारी की है. इसका मतलब यह होता है कि आज के जमाने की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उन्होंने नया एजुकेशन पॉलिसी बनाया है. तो सेम थिंग अप्लाइज टू ऑल गवर्नमेंट कि जैसे समय आगे बढ़ता है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, वैसे पॉलिसीज में भी सुधार ला. तो शायद इसीलिए एजुकेशन पॉलिसी में अभी जस्ट रिसेंटली कुछ ही दिनों पहले सुधार हुआ है. ठीक है, तो ये भी एक चीज मेंशन की गई कॉन्स्टिट्यूशन में कि जरूरत पड़ने पर एजुकेशन कल्चरल पॉलिसीज को एडॉप्ट करने के बाद उसमें मॉडिफिकेशन भी करना जरूरी होता है. फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन belonging to the age group of 6 to 14 years of age is mentioned in the constitution and it was fundamental right to education. अब ये चीज यहाँ पे बार बार आ रही है और मैं भी आपको आगे मेंशन कर चुका हूँ कि 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री और कंपल्सरी होना चाहिए. बाय चांस अगर कोई बच्चा या उसके पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल की फीस भरने में सक्षम नहीं है तो उनके लिए ऑब्वियसली बहुत सारी गवर्नमेंट स्कूल्स होती हैं जहाँ पे उनको फ्री में एडमिशन दे के फ्री में एजुकेशन दिया जाता है. फ्री में बुक्स वगैरह भी दिए जाते हैं, यूनिफॉर्म भी उनको फ्री में मिलता है. और यहाँ तक कि अगर बैकवर्ड क्लास से कोई बच्चा बिलोंग करता है तो उनको स्कॉलरशिप का भी प्रावधान है. ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक पॉलिसी है गवर्नमेंट का, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ा प्रोपोर्शन ऐसा है पॉपुलेशन का जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन जीता है. उनके पास उनकी बेसिक नेसेसिटी फुलफिल करने के लिए भी इनकम के रिसोर्सेज नहीं होते हैं. तो कई बार ऐसा सोचते हैं वो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कि वो उनको नहीं पढ़ा पाएंगे. ठीक है, तो और फिर वो बच्चे जब बड़े होते हैं 10, 12, 14 साल की जब उम्र होती है तो वो काम करने लग जाते हैं, पैसा कमाने लग जाते हैं. एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए. बच्चे की जो उम्र होती है पढ़ने की वो उससे नहीं छीननी चाहिए, उसका जो बचपन है वो नहीं छीनना चाहिए. ऐसा गवर्नमेंट को खास ध्यान में रखना है. इंडिया जैसे देश के लिए ये चीज बहुत जरूरी है. ठीक है, और इसीलिए जो लोग पढ़ाने का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए खासकर गवर्नमेंट का ये एक पॉलिसी बनाया गया है जो कि 2009 में बनाया गया था कि 6 से 14 साल की उम्र के सभी बच्चे जो हैं उनके लिए एजुकेशन फ्री और कंपल्सरी रहेगा. अगर वो प्राइवेट स्कूल में नहीं जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल में उनको फ्री में मिलेगा एजुकेशन. ठीक है, इट्स अ वेरी गुड पॉलिसी. और कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट्स का दर्जा दिया गया है एजुकेशन को कि एजुकेशन प्राप्त करना वो हर एक बच्चे का मूलभूत अधिकार है. ठीक है, टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द हेरिटेज. अब एजुकेशन की बात हो गई, उसके बाद हम कल्चर के बारे में बात करेंगे. हेरिटेज आर्टिफैक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, कल्चरल प्लेसेस, आर्ट्स एंड बिल्डिंग्स. ठीक है, जो कोई भी सारे प्लेसेस हैं या फिर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं या तो हेरिटेज साइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की है. लेकिन साथ ही साथ वो सारी जिम्मेदारी हम सब लोगों की भी है. ठीक है, तो क्योंकि वो सारे जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं वो हमें हेरिटेज, हमारा कल्चर हमें सिखाते हैं,
हमारा एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन वर्ल्ड में बना रहता है, जिससे देश की वैल्यू होती है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। अदरवाइज जिस कंट्री का कोई हेरिटेज और कल्चर नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, और फिर वो इंसानों की वैल्यू भी नहीं होती है वर्ल्ड में। The state should protect these cultural heritage places from distortion. ऐसे हेरिटेज प्लेसेस वो बिगड़ ना जाए, वो खराब ना हो जाए, ठीक है, और उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी स्टेट की है। डिस्टोर्शन के अलावा रॉबरी, कोई वहां की चीजों को लूट के ना ले जाए, ट्रांजिशनिंग उसमें कोई बदलाव ना कर पाए, कोई तोड़ फोड़ करके, डिस्पोजल उसको खत्म ना कर दे, और डिटीरियोरेशन बहुत भारी नुकसान उसका ना हो पाए, ठीक है, ये देखने की जिम्मेदारी भी स्टेट की रहती है। The state should have the aim of preserving the cultural and historical legacies. तो स्टेट का एक एम होना चाहिए कि जैसे ही वो पावर एज्यूम करती है, तुरंत पावर में आने के बाद तुरंत उनका ये टारगेट रहना चाहिए कि सारे कल्चरल हेरिटेज, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह उसका वो हमेशा रक्षण करेगी, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉलिसी है प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू हेल्थ पॉलिसीज, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इस हेल्थ पॉलिसीज के बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्शन दिया गया है। कौन से डायरेक्शंस हैं, वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं, वो हम देखेंगे वन बाय वन। नंबर 1, पब्लिक वेलनेस एंड हाइजीन शुड बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद provision for better nutrition and health amenities for the people by the state. सभी लोगों को हेल्थ फैसिलिटी का फायदा मिले, देश के हेल्थ रिसोर्सेज का फायदा मिले, ऐसी व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट को करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं जो बीमारी के समय पे बीमारी का जो इलाज है उसका खर्चा वो उठा पाए, खास करके गरीब लोग। अगर उनको कोई बीमारी हो जाए, कोई डिसीज हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए, और उसके लिए उसके ट्रीटमेंट के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में काफी खर्चा होता है, ठीक है, तो वैसे लोग ऑब्वियसली प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा पाएंगे, तो उनके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनका इलाज करने की जो सुविधा है वो गवर्नमेंट को करनी चाहिए। ऑब्वियसली वो कर रही है सभी गवर्नमेंट सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है वो बीमारी के खर्चे वगैरह जो है वो नहीं उठा पाते हैं। तो ये हेल्थ सर्विसेज जो है वो जनरली हमारे देश में ऐसे लोगों के लिए फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती है और अच्छे ढंग से प्रोवाइड करवाई जाती है। वहाँ पे बहुत अच्छी सर्विस भी होती है, डॉक्टर्स भी क्वालिफाइड होते हैं, नर्सेस भी क्वालिफाइड होती है, और वहाँ पे बहुत ही सस्ते दामों में या तो फ्री में फूड की सुविधा भी पेशेंट्स को मिलती है, ओके। तो ये इसीलिए संभव हो पाया है कि हेल्थ पॉलिसीज को भी, उसके लिए भी डायरेक्टिव्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से लिखे गए हैं। दूसरा है सजेशन, प्रोहिबिशन ऑन हार्मफुल ड्रग्स, हार्मफुल सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड ड्रग्स शुड बी डन बाय द स्टेट। दीज शुड बी फर्दर बैन्ड एज इट विल क्रिएट हेल्थ हैजार्ड फॉर पब्लिक, ओके। ऐसी कोई भी दवाइयां या तो ऐसे कोई भी ड्रिंक्स या तो ऐसे कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसको पीने से या खाने से हमें नुकसान होता है, हेल्थ को नुकसान होता है, ठीक है, ऐसे लिकर या तो फूड या तो ऐसे ड्रग्स के ऊपर गवर्नमेंट को टोटली बैन करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ के साथ कभी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। उस चीज को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा डायरेक्शन लिखा गया है कि ऐसी कोई भी चीज जिससे शरीर को नुकसान होता है उसके ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए, खास करके ड्रग्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स ऐसी चीजें, ठीक है। आगे का जो सजेशन है वो है टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट विद लेटेस्ट अमेंडमेंट्स। एनवायरनमेंट को लेटेस्ट अमेंडमेंट से, मॉडिफिकेशन से उसको सही ढंग से बनाए रखना, ठीक है। देयर बाय टेकिंग केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन शुड बी पॉलिसी ऑफ द स्टेट, ओके। स्टेट की पॉलिसी में ये चीज भी होना चाहिए कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के नजरिए से फॉरेस्ट और सारे नेचुरल रिसोर्सेज का रक्षण करने की जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट की होनी चाहिए। अगर ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट नहीं लेती है तो मनगढ़ंत तरीके से लोग नेचुरल रिसोर्सेज का नुकसान करते रहेंगे और उससे एनवायरनमेंट को काफी भारी खतरा हो सकता है।
ठीक है, आगे का सजेशन, ठीक है, आगे वाले पेज में फोर्थ सजेशन, हाइजीनिक एनवायरनमेंट शुड बी मेंटेन्ड इन द वर्किंग एरियाज ऑफ लेबरर्स। जहां पे लेबरर्स काम करते हैं, खास करके कोई इंडस्ट्री, कंपनी या फैक्ट्री का माहौल है, इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे हजारों की संख्या में लेबरर्स काम करते हैं, तो वो एनवायरनमेंट जो है वो हाइजीनिक होना चाहिए। अगर कंपनी या फैक्ट्री या इंडस्ट्री का ओनर वो सही ढंग का एनवायरनमेंट नहीं रखता है, साफ सुथरा, तो उनके खिलाफ गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है, दे शुड हैव सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट एट द टाइम ऑफ लीजर। फिर वो फैक्ट्री के मालिकों को, इंडस्ट्री के मालिकों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि उनको थोड़ा सा फ्री टाइम भी मिलना चाहिए अपने काम से, ताकि वो फैमिली के साथ एंजॉय कर पाए, छुट्टियों का आनंद ले पाए, फेस्टिवल्स मना पाए। ठीक है, क्योंकि लाइफ एंजॉय करना वो भी इंसान के लिए जरूरी होता है। कोई भी इंसान पूरा दिन रात जो है वो काम नहीं कर सकता है। हर एक इंसान का फैमिली वगैरह होता है, उसका भी खुद का कल्चर होता है, उसकी खुद की भी लाइफ होती है, तो वो सही ढंग से एंजॉय कर पाए। इस तरह से वर्किंग आवर्स मैनेज करने चाहिए। जनरली ऐसा रूल है कि 8-9 घंटे से ज्यादा कोई काम ज्यादा नहीं करवा सकता है। अगर ओवर टाइम करवाना है तो उसके ज्यादा पैसे, डबल पैसे या तो फिर डबल सैलरी जैसा उसको कुछ देना चाहिए, और वो भी उसकी परमिशन के बाद। पहले उसको बताना चाहिए कि 12 घंटे या 13 घंटे आपको काम करना पड़ेगा, तो आपको मंजूर है? हाँ मंजूर है। उसके बाद इतना उसका उसको ये भी श्योरिटी देना चाहिए कि उसके बदले में उनको डबल पे, डबल सैलरी या तो बोनस या तो इंक्रीमेंट वो भी मिलेगा। तब जाके वो ज्यादा काम करवा सकते हैं इंडस्ट्री के ओनर, लेबरर्स के पास से। अदरवाइज वो ज्यादा काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज छुट्टियां वगैरह जो है वो उनको मिलना चाहिए ताकि वो अपना लाइफ जी पाए। Entertainment provision should be there to maintain mental health. Okay? गवर्नमेंट की ओर से भी कुछ एफर्ट्स ऐसे होने चाहिए ताकि लोगों को एंटरटेनमेंट थोड़ा सा मिल पाए, जिससे मानसिक शांति मिलती है, मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी बनी रहती है, जो भी बहुत जरूरी होती है। ओके, these provisions should be kept in concern by the state. तो ऐसे प्रोविजंस को गवर्नमेंट को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज भी यहाँ पे खत्म हो गए। अब हम यहाँ पे एक इंट्रोडक्टरी कंक्लूडिंग पैराग्राफ क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, these principles provide guidance to the state and take lead towards the establishment of equal, just and social order without any exploitation. ये गाइडलाइंस इस तरह से बनाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप्स उठाए जाते हैं, ठीक है, उसमें एक अच्छा माहौल बन पाए और सभी लोगों के लिए एक सही ढंग का सामाजिक एटमॉस्फेयर बन पाए। ओके, प्रिंसिपल्स एनविसेज फ्यूचर सोसाइटी। अगर सही प्रिंसिपल्स होंगे, सही नियम होंगे, तो फ्यूचर सोसाइटी, आने वाली जो सोसाइटी, आने वाली जनरेशन जो है वो भी बहुत सही होगी। They guide us to directions so that we should go and lead us to our destination. ये गाइडलाइंस कुछ इस तरह से कि अगर सही ढंग से इंप्लीमेंट की जाए तो हमें भी अपने जीवन में सफलता मिलती है। सभी लोग अगर सफल होते हैं अपनी लाइफ में तो एक अच्छे देश का, एक डेवलप्ड कंट्री का निर्माण हो सकता है। ठीक है, जैसे कि डेवलप्ड कंट्री होते हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोपियन कंट्रीज है वो सारे, तो वहां पे ऐसा देखा जाता है कि सभी लोग सक्सेसफुल हैं उनके कंट्री में, इसलिए कंट्री ऑटोमेटिकली डेवलप कहा जाता है। ठीक है, तो हमें भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। The upliftment of society and protection of society will be taken care of by the state. ठीक है, समाज को ऊपर लाना, उसका विकास करना और उसकी केयर करना वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स लिमिट द स्टेट लीडरशिप व्हाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक्सटेंड स्टेट लीडरशिप। ओके, फंडामेंटल राइट जो है वो लोगों के लिए होते हैं, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट की एक लिमिट आ जाती है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की उस लिमिट को खत्म करता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट के लिए राइट्स। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के लिए भी लिखना जरूरी समझा होगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने।
कि गवर्नमेंट के पास में भी कुछ एक ऐसा गाइडलाइन होना चाहिए ताकि उनको भी लगे कि एक सही दिशा में अगर कोई डिसीजन लेना है तो उनके पास कुछ हद तक पावर है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स मेक द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी while directive principle society and finance imparts in interrelations of the democracy। फंडामेंटल राइट से डेमोक्रेसी का माहौल बनता है, लोगों को राइट मिलते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल से गवर्नमेंट और लोगों का दोनों का कोलैबोरेशन होता है। ठीक है, और कोलैबोरेशन होता है लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, तभी जाके एक हेल्दी गवर्निंग सिस्टम बन सकता है। देयर इज नो ऑपोजिशन बिटवीन देम, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है। लोग और गवर्नमेंट, पब्लिक और गवर्नमेंट, वो दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स हैं। ठीक है, बोथ ऑफ देम कंप्लीट ईच अदर। ठीक है, इस तरह से दोनों यानी कि पब्लिक और गवर्नमेंट एक दूसरे को सही ढंग से कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से ये लेसन जो है हमारा खत्म होता है, और लेसन का जो एक्सरसाइज है वो आपको लिखना है रेफरेंस बुक में से। आपके रेफरेंस बुक में मैं बार आपको रेफर करता हूँ, लर्निंग पब्लिकेशन, कैंप पब्लिकेशन, या तो ओशन पब्लिकेशन जो एसएस का बुक आता है, उसको अगर आप रेफर करोगे तो इसके शॉर्ट एंड स्वीट और बहुत ही डिटेल्ड आंसर, सही आंसर्स उस बुक्स में दिए गए हैं। ठीक है, फिर भी इस लेसन को समझने के लिए 2 से 3 बार पढ़ना भी बहुत आवश्यक है। टेक्स्ट बुक को पढ़ना बहुत आवश्यक है, उसके बाद ही एक्सरसाइज करने का। ठीक है, और उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन ऑलवेज कन्वे योर डाउट्स टू मी बाय सेंडिंग योर मैसेजेस, राइट? सो ओवर हियर द lesson comes to an end. Thank you very much for your time and have a fantastic day ahead.